वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और अब कुछ बात कर लेते हैं क्योंकि मुल्क की सियासी फ़ज़ा एक बार फिर से कशीदगी का शिकार नज़र आ रही है। एक जानिब बानी पीटीआई यानी कि इमरान खान की 14 अगस्त के एहतजाज की कॉल के बावजूद अवामी जोशो खरोश हमें कम दिखाई दिया तो दूसरी जानिब हुकूमती वज़रा हों, इत्तेहादी जमातें हों, वो मुसलसल पीटीआई की हिकमत अमली पर तनकीद कर रही हैं, उनको तनकीद का निशाना बना रही हैं। और इस साथ ही खैबर पख्तूनख्वा सैलाब का शिकार है, और जिस तरह हम अपने पिछले सेगमेंट्स में बात कर चुके हैं, और हुकूमत सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए इकदाम के ऐलानात भी कर रही है। मगर सवाल मेरा यहाँ पर यह है कि ये जो वादे किए जा रहे हैं वो कितने जल्दी अमली शक्ल इख्तियार कर पाएंगे या फिर नहीं, क्योंकि इस दफ़ा का मानसून काफ़ी बेरहम साबित हुआ है। बिल्कुल इसी हवाले से अली अमीन गड्ढापुर साहब ने भी कुछ बात की है, पहले वो सुन लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं अपने में। इंसानी जान की तो कोई कीमत नहीं है, वो तो वापस आ नहीं सकती है। भाई हुकूमत जो है, जितना भी लोगों का जो अमलाक का नुकसान हुआ है, पहले की तरह नहीं होगा कि जो नुकसान होता है तो उस नुकसान के बदले में हमारी जो हुकूमतें हैं वो बहुत कम कंपनसेशन देती है। उसकी वजह से लोगों का जो एक वो दर्द होता है, तकलीफ होती है, नुकसान होता है, वो उसका अजाला नहीं होता। जी, तो ख़वातीन वज़ात ये तो आपने सुना। अब मुल्क की सियासत के ऊपर भी बात करेंगे, सैलाब के ऊपर भी बात करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा शौकत यूसुफ ने हमें सुबह की सोच में ज्वाइन किया है। शौकत साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। सबसे पहले आपसे सवाल यही करूंगा, जिस तरह गज़ल ने 14 अगस्त के हवाले से बात की थी, खान साहब की जानिब से पार्टी क़यादत को, कारकुनों को हकीकी आज़ादी के लिए 14 अगस्त को बड़े पुरजोश अंदाज में बाहर निकलने को कहा गया था। उनके हाथ में तहरीक इंसाफ का झंडा भी होता, फिर साथ पाकिस्तान का झंडा भी, लेकिन हमने वो देखा नहीं है, कहीं देखने को नहीं मिला। वो इसकी क्या वजह है? बिस्मिल्लाह, बहुत शुक्रिया। मेरे ख्याल से जो 14 अगस्त का जो अपने वो होता है उस लिहाज से तो लोग निकले हैं और जश्न मनाना ही था, क्योंकि पार्टी ने फैसला किया था कि जी एक तहरीक इंसाफ का झंडा होगा और पाकिस्तान का झंडा होगा। तो इस तरह तो बहुत सारे लोग निकले हैं। अब जाहिर है इस तरह कोई ऑर्गेनाइज तो नहीं था, लेकिन काफ़ी जगहों से ये जुलूस जलसे निकले हैं, काफ़ी निकले हैं। अब जो जिस तरह आप इशारा कर रहे हैं कि जी वो तो ऑलरेडी आपको पता है कि जो सलमान अकरम राजा साहब हैं और बैरिस्टर गौहर साहब हैं, उन सब ने कह दिया था कि 14 अगस्त को कोई एहतजाज नहीं होगा। तो बाकी जब एहतजाज नहीं था तो जश्न था, तो जश्न के लिए जितने लोग सही, निकलने बिल्कुल थे सर, वो आपने निकले। दुरुस्त फरमाया। लेकिन साथ मुझे ये भी बता दें, क्योंकि वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब भी कह रहे हैं कि पीटीआई पर बहुत ज़्यादा तनकीद हो रही है, और वो ये भी कह रहे हैं कि 14 अगस्त और दूसरे कौमी अहमियत के दिनों में पीटीआई का जो ये इस तरह के एहतजाज हैं वो एक मामूल बन गया है। आप क्या कहेंगे इस पर? देखिए, फिलहाल तो ख्वाजा आसिफ साहब को ना किसी अच्छे साइकाट्रिस्ट को दिखाने की जरूरत है, क्योंकि उनकी जो सोच है उनकी, वो कभी क्या कह देते हैं, कभी क्या कह देते हैं। वो अपनी हुकूमत के लिए मसले बनाते हैं, तो बाकी क्या उनसे तो की जा सकती है। अपनी बात पे वो कायम रहते नहीं है। वो जो इंकशाफात करते हैं फिर उस पर अमल नहीं कराते हैं। जो उन्होंने बताया ना कि ब्यूरोक्रेट करप्ट हैं, तो बताया ना, नाम ले लेना कौन कौन से ब्यूरोक्रेट करप्ट है। इतनी जरूरत भी करे ना, सिर्फ शोशा छोड़ना और इस तरह की बातें करना, मीडिया पे आना, ये तो पागलों वाली बातें है ना। आपने मुल्क की खिदमत करनी है, आप वजीर दिफा है, आप में इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि आप बताएं कि जी फलां फलां ब्यूरोक्रेट ने ये किया है। फिर सियासतदानों के नाम भी बताया ना, सियासतदान भी तो बहुत बड़े करप्ट रहे हैं। ये किसने कहा कि सियासतदान करप्ट नहीं है? बड़ा अजीब तो फार्मूला थे बनाया है कि जी वो सियासतदान तो बेचारे कुछ भी नहीं करते हैं, सब कुछ जो करते हैं वो तो ब्यूरोक्रेट ही करते हैं। तो सियासतदान क्यों नहीं करते हैं? बगैर सियासतदानों के मिले हुए क्या कोई बिल्कुल सही। ब्यूरोक्रेट अच्छा शुरू कर शौकत सकता साहब, फेयर इनफ, है? मुझे ये भी बताइएगा कि सेनेट की अगर बात की जाए तो वहाँ पे अपोजिशन के जो पार्लिमानी लीडर हैं अली जफ़र साहब, उन्होंने कहा है कि हुकूमत से फ़िलहाल मुज़ाकरात मुमकिन नहीं है, और बानी पीटीआई की हिदायत हैं कि मुज़ाकरात नहीं करने। ताहम मेरी नज़र में मुज़ाकरात के दरवाजे बंद नहीं होने चाहिए। क्या आपको लगता है कि अली जफ़र साहब का तो नज़रिया थोड़ा सा है कि मुज़ाकरात के दरवाजे बंद नहीं होने चाहिए? आप क्या समझते हैं, मुज़ाकरात होने चाहिए, नहीं होने चाहिए? देखिए जी, तंगे होती हैं, फिर मुज़ाकरात ही होते हैं ना लास्ट में। मुज़ाकरात के तो कोई भी मुखालिफत नहीं कर सकता, लेकिन इस हुकूमत के पास मुज़ाकरात करने के लिए है क्या? पहले तो माहौल नहीं है मुज़ाकरात का। इमरान खान जो कह रहे हैं कि ना करें, तो उसकी मेन वजह ये है कि इन्होंने माहौल ही नहीं बनने दिया है। अभी तक यही लगे हुए हैं, छापे मारे जा रहे हैं, मुख्तलिफ लोगों के ऊपर जाली मुकदमात बनाए जा रहे हैं, अभी तक सिलसिला नहीं रुका है। और जो जेलों के अंदर बड़े हमारे लीडर्स हैं उनके खिलाफ जो ज्यादतियां हो रही हैं, मुलाकातें बंद कर देते हैं, फैमिलीज के ऊपर मुलाकातें बंद कर देते हैं,
ट्रायल फेयर नहीं हो रहा है इस वक्त। आप देखें बहुत सारी ट्रायल जो है वो जेलों के अंदर हो रहे हैं। तो अब जेल एक अदालत में लाना, तो ये तो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होती है ना कि वो सिक्योरिटी दे और सही। उनको लेकर आए और ओपन ट्रायल हो, ताकि सही सर, साथ ही मुझे ये भी बता दें कि जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजल रहमान की बात करूं तो उन्होंने इंकशाफ किया है कि खैबर पख्तूनख्वा में सरकारी फंड का 10% हिस्सा जो है वो गैर रियासती मुसल्लह गिरोहों को दिया जाता है। कितनी सदाकत है इस पर, क्या मौक़िफ़ है आपका? देखिए, अगर मौलाना साहब के पास सबूत है तो सबूत दे देना उनको। अच्छा। इतनी ऑथेंटिक मालूमात है तो सबूत बता दें। ये तो देखिए ना, बहुत सारे लोग जो है ना टीवी पे आके लीग वाले भी ये दावे करते हैं और इल्जामात लगाते हैं, लेकिन सबूत तो नहीं है ना। अब क्या ये कि इसके में क्या जवाब दूं? मतलब ये कि गवर्नमेंट पीटीआई की है और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे दौर में खैबर पख्तूनख्वा के अंदर अमन रहा है, काफी अरसे से अमन रहा है। जब हुकूमत थी इमरान खान की तो आप देखें खैबर पख्तूनख्वा में कोई मसला नहीं था, लेकिन अब जब से हुकूमत बदली है, रिजीम चेंज हुआ है, उसके बाद से हालात दोबारा खराब हो गए। अच्छा, वो तो शौकत यूसुफ सईद ये साहब, कहना आपने कि कहा ना जी कि हालात खराब हो गए पाकिस्तान सुबह तहरीक इंसाफ के। ठीक कह रहे हैं कि हुकूमत बदली है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हालात भी खराब नजर आ रहे हैं, क्योंकि इस्लामाबाद में होने वाले आपके एक पार्लिमानी पार्टी के इजलास के दौरान अरकान के दरमियान सख्त जुमलों का तबादला भी हुआ और बाज़ ने तो क़यादत की नीयत पर भी सवालात उठा दिए हैं। ये पीटीआई के अंदरूनी इख्तलाफात भी तो बढ़ते चले जा रहे हैं सर। देखिए, इख्तलाफात तो मैंने बहुत दफा कहा कि नहीं है, लेकिन इख्तलाफात हैं, इसमें कोई शक नहीं है। एक दूसरे से बहुत सारे लीडर एक दूसरे के साथ नहीं लगती है उनकी आपस में, लेकिन ये जो कहा जाता है ना कि इसकी वजह से तहरीक नहीं चल रही है, मैं बिल्कुल इसको डिनाई करता हूँ। तहरीक देखिए वर्कर चलाते हैं, पहले भी बगैर लीडर के लोग निकले थे। एक लेमिन गंडापुर साहब थे, इसके अलावा तो कोई भी नहीं था ना। और 3 दफा लाहौर भी गए हैं, इस्लामाबाद भी गए हैं। तो मेरे ख्याल से वर्कर अभी भी तैयार है, उनका जोश अभी भी बरकरार है, इमरान खान के साथ है वो। और लेकिन लीडरशिप जो है उनको डिसिप्लिन लाने की जरूरत है बिल्कुल। क्योंकि इस वक्त बैरिस्टर गौर साहब जो है वो अपने हवाई हल्के में मसरूफ है, क्योंकि वहाँ बहुत ज्यादा तबाही हुई है बुनेर के अंदर। तो वो तीसरा दिन है आज वहाँ पे है। तो पहला फोकस तो यही होगा कि जो मुतासरीन है सैलाब के उनको बहाल किया जाए। उस सिलसिले में उन्होंने काफी तवज्जो की है। वज़ीर आला साहब भी कल बुनेर चले गए थे। तो इस हवाले से मैं यही कहूँगा कि इंशाल्लाह ताला जब वहां से वो फारिग होंगे तो सही डेफिनेटली ये जो पार्टी के अंदर ये चीजें सही, सर पार्टी के उठा रही हैं, इख्तिलाफात हमें थोड़े ख़त्म होते नजर आएंगे। सर मुझे भी बता दें आखिर में कि ये जो अली अमीन गंडापुर साहब ने कहा है कि जितने भी सैलाब मुतासरीन हैं उनके लिए घर बनाने और आबादियों को जो पानी के रास्तों से हटाकर दूसरे मकामात पर उनके लिए नई कंस्ट्रक्शंस की जाएंगी, आबादियाँ दी जाएंगी। सर ये कितने वक्त में मुमकिन हो सकेगा, क्योंकि लास्ट टाइम वाले डिस्प्लेस्ड लोग भी अभी तक वो बिल्कुल बहाल नहीं हो सकते उनके घर भी? देखिए अल्हम्दुलिल्लाह सुबह के पास वसाइल हैं इस वक्त, और वो वसाइल आवाम के ऊपर लगाना चाहते हैं। तो नियत साफ हो तो इंशाल्लाह ताला देखें। कल प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा था परसों, और सिंध और पंजाब के वज़ीर आला ने भी फोन किया लेमिन गंडापुर साहब को, उनको यकीन दहानी कराई। लेकिन अब बात यह है कि ये सिर्फ यकीन दहानी तक अगर रही है और सिर्फ मीडिया की हद तक रही कि जी हम आपके साथ खड़े हैं और आपको जो चाहिए, तो मैं सूबाई हुकूमत की तरफ से ये उनसे कहना चाहता हूँ कि आप जो भी इमदाद करना चाहते हैं फौरी करें, ताकि जो असेसमेंट हो रही है उस असेसमेंट के हवाले से सूबाई हुकूमत जो है वो कार्रवाइयाँ शुरू करे। 3 अरब रुपए लेमिन गंडापुर साहब ने कल अच्छा, आपने रिलीज सर करा दिए इमदाद की और बात की है तो डिपार्टमेंट्स को दिए सीएम पंजाब की बात और की, नवाज की, तो उन्होंने कहा है कि पंजाब हुकूमत भी सैलाब मुतासरीन की हर मुमकिन मदद करने के लिए तैयार है। क्या केपी हुकूमत उनकी मदद लेगी, उनकी तरफ हाथ बढ़ाएगी आगे? ये जो है ना, ये डिजास्टर है, कुदरती आफात हैं, इसमें हम क्या कहेंगे कि आप हमें मदद करें। कहने की जरूरत तो नहीं है। जब मांग के करना है तो फिर हम दुनिया से क्यों ना मांगे कि जी आ जाए इमदाद करें। लेकिन अली अमीन गंडापुर साहब ने कहा कि अगर किसी ने मदद की तो ठीक है, नहीं की तो उसने कहा कि मेरे पास इतने वसाइल हैं कि मैं ये तमाम वसाइल आवाम के लिए मैं दे सकता हूँ। तो ये तो एक अलग बात है ना। अगर सूबे तावन करना चाहे तो बेशक करें, बगैर किसी उसके मांगे तांगे खुद ही कर ले तो अच्छा है।
सही। थैंक यू सो मच शोक। आप कुछ बात कर लेते हैं क्रिकेट के हवाले से भी, क्योंकि मुत्तहिदा अरब अमारात में होने वाली 3 मुल्की जो T20 सीरीज़ हैं और एशिया कप के लिए पाकिस्तानी स्क्वाड का भी ऐलान कर दिया गया है फाइनली। और पाकिस्तान, अफगानिस्तान और यूएई के ट्राई नेशन सीरीज़ 29 अगस्त से 7 सितंबर तक शारजा में होंगी, जबकि एशिया कप 9 से 28 सितंबर तक अबू धाबी और दुबई में मुनक्किद होगा। लेकिन इसमें अहम बात यह है कि बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान दोनों खिलाड़ी स्क्वाड का हिस्सा नहीं है और टीम की क़यादत इस बार ऑलराउंडर सलमान आगा के सुपुर्द की गई है, जो पहली बार कौमी टीम को किसी बड़े टूर्नामेंट में लीड करने जा रहे हैं। और सिलेक्शन कमेटी के मुताबिक भी स्क्वाड नौजवान और सीनियर खिलाड़ियों के इम्तिजाज पर ही मुश्तमिल है, ताकि टीम को एक नई एनर्जी के साथ मैदान में उतारा जा सके। और शायकीन क्रिकेट के लिए ये ऐलान भी काफ़ी हैरान कुन साबित हुआ है, क्योंकि कई सालों बाद बाबर और रिजवान ये एक बड़े नाम थे, नामवर खिलाड़ी थे, वो हमें इस टूर्नामेंट में शामिल नज़र नहीं आए हैं। वैसे एक हसनैन बात तो है कि ये रिवायत टूटी पाकिस्तान की कि स्क्वाड अनाउंस हो गया। पहले ऐसे होता था कि सबके अनाउंस हो जाते थे और फिर पाकिस्तान के नहीं अनाउंस होते थे। इस दफ़ा स्क्वाड भी हमने जल्दी अनाउंस किया और उसमें बाबर और रिजवान भी नहीं है। हमारे साथ काफ़ी दिनों बाद एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जिनको आप सुनने को बेताब होते हैं। मेरी मुराद सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, सीनियर सहाफ़ी, स्पोर्ट्स की दुनिया का एक बड़ा नाम जनाब शुएब जट साहब हैं। जट साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। सबसे पहले तो आपसे आगाज़ इसी से करेंगे कि क्या जो आकिब जावेद साहब ने स्क्वाड अनाउंस किया है एशिया कप के लिए और ट्राई नेशन सीरीज़ के लिए, इससे कुछ उम्मीदें लगाई जा सकती हैं? वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया आपका। और मैं भी आप लोगों को बहुत ज़्यादा मिस कर रहा था। बिल्कुल देखें, ये जो स्क्वाड अनाउंस किया है, मैं ये समझता हूँ कि ट्राई नेशन सीरीज़ में अगर आप यूएई को हरा दें तो बहुत बड़ी बात होगी। अब अफगानिस्तान के साथ नताइज आपके सामने ही हैं, माजी में जो हुआ था। और अब यूएई की कंडीशंस को देखते हैं, अफगानिस्तान की टीम की स्ट्रेंथ को देखते हैं, फिर पाकिस्तान ने जो कम्बिनेशन जो है वो सिलेक्ट किया है उसको देखते हैं, तो बहुत सारे क्वेश्चन मार्क्स जो है नजर आते हैं। हम एशिया कप की बात बाद में करेंगे, पहले ट्राई नेशन सीरीज की बात कर लें। समझ नहीं आ रहा कि ये मोहम्मद हारिस को आप क्यों जो है वो मुसलसल टीम के साथ लेके चल रहे हैं। यहाँ पे यकीनी तौर पे आप उस्मान खान को मिस करेंगे, जो आपको याद होगा कि पाकिस्तान छोड़ के यूएई चले गए थे, यूएई में क्रिकेट खेल रहे थे, फिर पाकिस्तान ने जाके उनको मनाया और वापस लेकर आए, तो वो वहाँ का तजर्बा रखते थे, अच्छे विकेट कीपर बैटर हैं, वहाँ पे उनकी बारियां जो है वो लग सकती थी। इसी तरीके से अफरीदी को आप किस तरीके से जो है वो नजरअंदाज कर सकते हैं। और जो क्रिकेट बोर्ड के कॉरिडोर हैं उनमें ये बातें होती हैं कि जी बास अफरीदी की इकॉनमी भी बहुत ज्यादा थी, तो जिनको सिलेक्ट किया उनकी इकॉनमी कौन सा कम है। और अगर इकॉनमी का ही मामला था फिर मीर हमजा को सिलेक्ट कर लेते। तो मैं ये समझता हूँ कि स्क्वाड इतना ज्यादा मुतवाज़िन नहीं है, बहुत ज्यादा उम्मीदें ना लगाएं। ठीक हो गया, सही। और ये बाबर और रिजवान की भी बता देना, क्योंकि सब लोग बेताब है उनके हवाले से सुनने के लिए आपके मुंह से भी, कि मतलब सारी परफॉर्मेंस बेस्ड चीज़ें थी, बहुत मौके भी दिए गए इन दोनों खिलाड़ियों को, लेकिन नहीं हो पाया, इनसे अपनी जगह नहीं बना पाए। बिल्कुल, देखें बाबर का तो चैप्टर मुझे लगता है कि शायद जो शॉर्टर फॉर्मेट है T20 में बात कर लें तो वो क्लोज हो चुका है। ठीक है, बाबर शायद अब जो किस्सा पारीना बन सकते हैं, ऐसा लग रहा है। एक आगाज शुरू हो गया है कि वो इस शॉर्टर फॉर्मेट में शायद आपको दोबारा ना दिखाई दें, अनटिल अनलेस के कोई उनको सपोर्ट हासिल हो जाए, कहीं से कोई उनका हमायती आ जाए, कहीं से कोई एक जो है वो पावरफुल शख्सियत उनके साथ खड़ी हो जाए, तो शायद उनकी वापसी हो। बज़ाहिर मुमकिन नहीं लग रहा। अब ये सिर्फ एक एशिया ट्राई नेशन सीरीज या एशिया कप से छुट्टी नहीं है, आप समझिए कि बाबर आजम की वर्ल्ड कप से भी छुट्टी हो गई है, क्योंकि इन बिटवीन बाबर आजम को कहाँ पे खेलना है, कहाँ पे वो जाके अपने आप को मनवाएंगे, कहाँ पे जाके अपने आप को सही करेंगे और पाकिस्तान क्रिकेट टीम में वापस आएंगे। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि एक चीज का खदशे का इजहार किया जा रहा है कि पाकिस्तान टीम को अगर कोई इंजरी हो गई तो कहीं फिर बाबर आजम का रास्ता जो है वो दोबारा से पाकिस्तान टीम तक ना आ जाए। अगर हम फॉर्म की बात करें, अगर हम परफॉर्मेंस की बात करें, तो फिलहाल कोई ऐसी विंडो नजर नहीं आ रही जहां से बाबर वापस आ जाए। लेकिन अगर कोई सपोर्ट हासिल हो गई जो माजी में उनको रही है, अगर कोई सरपरस्ती हासिल हो गई जो माजी में उनको रही है, तो फिर यकीनी तौर पे बाबर आजम आपको जो है वो हो सकता है एशिया कप खेलते हुए नजर आ जाए, हो सकता है वर्ल्ड कप खेलते हुए नजर आ जाए। परफॉर्मेंस पे तो उनकी जगह नहीं बनती। ठीक हो गया। अच्छा जट साहब, मुझे बताइएगा प्रिसाइसली सलमान अली आगा की कप्तानी के हवाले से, उनके पास एक बहुत बड़ा इवेंट है ट्राई नेशन सीरीज़ के बाद एशिया कप का। उनकी कप्तानी को ओवरऑल आप किस तरह देखते हैं और कितना बड़ा इम्तिहान है सलमान अली आगा के लिए?
देखिए, ये सलमान अली आगा से बड़ा इम्तिहान तो पाकिस्तान का इम्तिहान है कि पाकिस्तान किस तरह के फैसले कर रहा है। आप दुनिया क्रिकेट में देखें कि मॉडर्न डे क्रिकेट कितनी आगे जा चुकी है, और हम जो है अपना जिसको कप्तान हमने बनाया है उसका स्ट्राइक रेट T20 में 150 भी नहीं है, वो तो 110 और 15 के इर्द गिर्द उसका स्ट्राइक रेट घूमता है। तो फिर सलमान अली आगा ने क्या करना है पाकिस्तान टीम में, जहां वो बारी लेने आती हैं, आप देखें वो चौथे पांचवें नंबर पर जब बारी लेने आती है तब आपके आखिरी के ओवर्स बचे होते हैं, 6-7 ओवरों की बारी बची होती है, तो वहां पे सलमान अली आगा क्या 100 के स्ट्राइक रेट से या 115 के स्ट्राइक रेट से पाकिस्तान का स्कोर 200 तक लेकर जाएंगे? तो जवाब मिलता है नहीं। तो यकीनी तौर पे ये इम्तिहान सलमान अली आगा का नहीं है, ये इम्तिहान पूरे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का है, उस सिस्टम का है जिसने सलमान अली आगा को कप्तान बनाया, उस सिस्टम का है जिसने ये स्क्वाड जो है वो मुंतखब किया, और उस सिस्टम का है जो दावे कर रहा है कि पाकिस्तान क्रिकेट जो है वो राइट ट्रैक पे जा रही है। आप देखें पाकिस्तान जो है वो रिसेंट पास में इस रिजीम में ही, मोहसिन नकवी रिजीम में, आप अगर देखें पाकिस्तान अमेरिका से हार गया, पाकिस्तान जिम्बाब्वे से हार गया, पाकिस्तान जो है वो छोटी छोटी टीमों से हारता फिर रहा है। अब बांग्लादेश ने भी आपको शिकस्त दे दी, और अब जो है वो ट्राई नेशन सीरीज, इसको आसान ना लें, ये अफगानिस्तान टीम आपको शिकस्त दे चुकी है ऑलरेडी, और ये बड़ी बड़ी टीमों को भी हरा चुकी है। यूएई की टीम जो है वो अब अपसेट करने की सलाहियत रखती है, और क्यों नहीं करेगी जब पाकिस्तान का स्क्वाड ही मुतवाजन नहीं है, तो फिर कुछ भी हो सकता है। बिल्कुल। अच्छा जट साहब, जिस तरह आपने कहा कि अफगानिस्तान की टीम स्ट्रांग है उसके, और यूएई की टीम में भी सलाहियत है, अब बाबर और रिजवान भी नहीं है, लेकिन जब वो थे तब भी उस तरह से क्वालिटी की परफॉर्मेंस हमें नज़र नहीं आ रही थी। तो अब आप टीम की कारकर्दगी के क्या इम्कानात देखते हैं उनके बगैर, यंगस्टर्स के अगर हम देखें तो? देखिए, कोई भी टीम जब आगे बढ़ती है ना, उसको मौका चाहिए होता है। जब उसके स्टार प्लेयर्स जाते हैं तो फिर यकीनी तौर पे एक धचका लगता है। आपको याद होगा जब इंजमाम उल हक गए, पाकिस्तान को धचका लगा, मोहम्मद यूसुफ और यूनुस खान गए तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम को धचका लगा था। इसी तरीके से आप इंडिया में देखेंगे विराट कोहली और वो जब रोहित शर्मा जाते हैं तो उनकी टीम बेशक उनके पास अच्छे बैटर हैं, लेकिन उनको धचका लगता है। पूरी दुनिया में ऐसा ही होता है। तो पाकिस्तान को धचका तो लगेगा, लेकिन किसी के जाने से ही जो है वो नई जो है वो स्लॉट फिल करने के लिए लोग दाखिल होते हैं, और फिर वो अपने आप को साबित करके दिखाते हैं। बट पाकिस्तान के केस में अनफॉर्चुनेट ये है कि जो गए हैं वो बगैर परफॉर्मेंस के गए हैं, उनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी, लेकिन जो उनकी जगह लाए गए हैं वो इस काबिल नहीं है कि जो है वो पुराने वालों का खिलाफ पूरा कर सके, क्योंकि टीम मेरिट पर सिलेक्ट नहीं हुई। यहाँ पे आप हर सूरत में उस्मान खान को मिस करेंगे। मोहम्मद हारिस कोई 1-2 मरतबा नहीं, कई मरतबा इंटरनेशनल क्रिकेट में फेल हुए हैं, लेकिन आप फिर भी उनके लेके चल रहे हैं। फिर किस तरीके से फहीम अशरफ जो स्क्वाड का हिस्सा है, इसी तरीके से मोहम्मद नवाज, पता नहीं कौन से मैच विनर है कि आप उनको लेके मुसलसल लेके चल रहे हैं। क्यों आखिर, क्यों ये कहां से आ जाते हैं सारे? तो इन खिलाड़ियों के होते हुए अगर हम ये सोचें कि पाकिस्तान टीम जीत जाएगी तो यकीनी तौर पर ये कोई मौजज़ा ही होगा, पाकिस्तान टीम जीते। ट्राई नेशन सीरीज में जाहिर है यूएई कमजोर हरीफ है, तो आपके पास आसान चांस है कि आप जो है ना कुछ बेहतर कर सकते हैं, बट एशिया कप में सोचिएगा भी नहीं। और इस ट्राई नेशन सीरीज में भी वक्त थोड़ा सा कम है, लास्टली मैं चाहूंगा कि आप कमेंट कर लें, ये आकिब जावेद साहब के पास कौन सी जादू की छड़ी है कि वो एनसीए के चीफ एग्जीक्यूटिव भी आप उनको कह सकते हैं, सब कुछ वहाँ पे लग गया, और साथ सिलेक्टर भी हैं, चीफ नहीं है सिर्फ, और आके अनाउंस भी कर रहे हैं सारी टीम मनपसंद। देखिए, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की हिरार्की में ना मास्टरमाइंड का कोई ओहदा नहीं होता। अगर मास्टरमाइंड का कोई ओहदा होता तो इस टाइम पाकिस्तान क्रिकेट में कई मास्टरमाइंड बैठ चुके हैं। इसी वजह से पाकिस्तान क्रिकेट का वो कहते हैं टू मैनी कुक्स स्पॉइल द फूड। पाकिस्तान क्रिकेट का यही है कि इस कश्ती को कई मल्लाह चला रहे हैं, इसलिए ये कश्ती जो है अपोजिट डायरेक्शनों में चल रही है और वो कामयाबी की तरफ नहीं बढ़ रही। आप आकिब जावेद को बिल्कुल पॉइंट आउट आपने सही किया है कि उनके पास कई जिम्मेदारियां हैं। इसी तरीके से असद शफीक को देखें, मेरी इतलात के मुताबिक वो SNGPL में भी हैं, वो वुमेन क्रिकेट के भी सिलेक्टर हैं, वो मैच क्रिकेट के भी सिलेक्टर हैं, फिर उनको हाई परफॉर्मिंग सेंटर का भी कराची का सरबराह बना दिया गया, डायरेक्टर बना दिया गया। इसी तरीके से आप देखें, आपको वहाब रियाज माजी में नजर आते हैं, और आपको कई ऐसे चेहरे नजर आएंगे जो 2-2, 3-3, 4-4 जिम्मेदारियां दे रहे हैं। तो पाकिस्तान क्रिकेट में यही चल रहा है, जब उसका सरबराह जो है वो कई जिम्मेदारियां निभा रहे हैं, मोहसिन नकवी, तो इसी तरीके से उनकी टीम भी कई जिम्मेदारियां निभा रही है, और इसी वजह से वो अपना काम नहीं कर पा रहे। अलबत्ता मुख्तलिफ जिम्मेदारियां उठा के जो है वो ये दावा जरूर कर सकते हैं, देखें हम कितने काम कर रहे हैं। वो कहते हैं चज का काम एक भी नहीं हो रहा, और पाकिस्तान क्रिकेट का बेड़ा गर्क कर रहे हैं। बिल्कुल एग्जैक्टली। खैर, अब देखते हैं कि क्या कुछ होता है। जिन बातों के, जिन खदशात का इजहार जट साहब आपने किया है, वो उसके बरक्स ही चीज़ होती है या फिर वैसा ही होता है। थैंक्स फॉर बीइंग विद अस, थैंक यू सो मच वंस अगेन। और जिस तरह से मुश्किलात है हमारी क्रिकेट टीम, उम्मीद करते हैं कि वो ख़त्म हो जाएंगी। यहाँ पर लेंगे एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस।